शेल इज ऑफ लोअर एनर्जी और ऑफ हायर एनर्जी। और ये अपन एक्चुअली, वॉइस बहुत लो आ रही है। वॉइस बहुत लो आ रही है। उन्हीं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, उन्हीं चेक करो बेटा, उन्हीं आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सिद्रा देखो चेक करो एक, अब आ रही है सही से आवाज? हाँ सर अब ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। तो अपन ने देखा था कि पहले तो n+l रूल देखा कि जिसमें शेल्स को n बढ़ते हुए एनर्जी के हिसाब से भरा जाता है। लोअर n+l वैल्यू जिसकी होगी उसको पहले भरा जाएगा और हायर n+l जिसका होगा उसको बाद में भरा जाएगा। अगर दो सब शेल्स का n+l बराबर आ रहा है तो उसमें जो जिस सब शेल का n का वैल्यू लेस होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी और उसको पहले फिल किया जाएगा। ठीक है, ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि जब एक ही सब शेल में, जैसे पी सब शेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, और इसी तरह से डी सब शेल है, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो इन ऑर्बिटल्स को अपन कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? जब अपने पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये जो सब शेल्स हैं आपके, इनको, इनके ऑर्बिटल्स को, सर हाँ सर एक बार वो n+l वाला समझा दो कि सेम होता है सर, एग्जांपल दे के समझा। हाँ हाँ हाँ, n+l वाला समझा देते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं अपन जिससे और प्रैक्टिस हो जाएगा। गुड इवनिंग अवनी बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ तो इसमें कंपेयर द एनर्जीज of the following सबशेल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि 8p, ठीक है, और 7d, कौन पहले भरेगा? n+l का वैल्यू क्या है इनका? अंशिका गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+l ऑफ 8p एंड 7d? उन्हीं बताओ। यस सर। 8p का n+l का वैल्यू कितना होगा? 8+1। हाँ 8+1, ठीक है। हाँ ऐसे करना, मैंने बताया था ना, p का 1 होता है, d का 2, 3, यहाँ से गिनती चालू करना, l की गिनती यहाँ से चालू करना। दिख रहा है सबको ये 0 है, तो s के लिए l 0, 1, 2, है ना, s p d f, समझ आया? तो f के लिए आपका 3 वैल्यू होता है, l का तो 8+1 ये 9 हो गया, ठीक है। और 7d का क्या वैल्यू है n+l का? 7+2, वो भी 9 है। तो जब n+l का वैल्यू बराबर आता है तो पहले कौन भरेगा? ये मैंने बताया था आपको, द सबशेल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n+l विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो लोअर वैल्यू ऑफ n+l या तो बराबर है, in case if the value of n+l are same, then the subshell having lower value of n will be filled before the subshell having higher value of n। तो ये समझ में आ ही जाता है आपको। तो यहाँ पे कौन भरने वाला है? पहले दोनों का n+l बराबर है, इसका n छोटा है तो इसको पहले भरोगे, ठीक है। 7d इज फिल्ड बिफोर 8p। समझ में आया कि नहीं आया अंशिका, अनवी, सिद्रा, पुनीत? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, पुनीत समझ में आया?
तो Yes, sir. अपन हाँ इस तरह से रख देते हैं 1s है ना, फिर 1s के बाद फिर 2s और 2p। वो अपन इस तरह से नीचे एक के नीचे एक लिख के ऐसे स्लांट लाइन से कट करते आते हैं, ऐसे पीछे से आगे आएंगे, फिर वापस से पीछे जाएंगे अगली n+l लाइन पे, फिर आगे आएंगे, तो उससे अपन को ऑर्डर मिल जाता है 1s 2s 2p 3s और 3p 3p के बाद 4s और 3d और 4p, फिर आता है 5s 4d 5p 6s 5d 6s के बाद आता है 4f। समझ आ गया? ये n+l का ऑर्डर है, समझ आया? और यहाँ तक अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 118 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ तक। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर अपन ने देखा था कि अगर सब शेल्स भरने हैं अपन को, जैसे एक ही सब शेल के ऑर्बिटल्स भरने हैं, ऑर्बिटल्स एक ही सब शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं जैसे px py pz, या एक ही सब शेल के डी सब शेल के 5 डी ऑर्बिटल्स बनने हैं, तो सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरा जाएगा सेम स्पिन के साथ, है ना। फिर एक बार एक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे अपन। तो जैसे P3 होता है, P3 मतलब P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे अपन, है ना, ये ऐसे कर देते हैं अपन, या तो ऐसे बॉक्सेस से दिखा दो कि P के 3 ऑर्बिटल है, px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देना। समझ आया? क्लियर? जैसे 3p3 थर्ड शेल का p सब शेल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3px1 3px2। मैंने पहले वाले नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट 3p का लिख दिया, 3px1 3py1 3pz1, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आई होप इट इज क्लियर, समझ आया? और इसी तरह से अगर अपन को मान लीजिए बच्चों डी में भरने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि मेरे को कोई कहता है कि आप 3d सब शेल, है ना, के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखिए, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन रखिए, तो कैसे रखूंगा मैं? 3d सब शेल डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैं 5 बॉक्सेस बनाऊंगा, है ना। पहले 5 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ रखूंगा, 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन, फिर ओवरलैप करूंगा। समझ आया? फिर पेयरिंग स्टार्ट करूंगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरूंगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट करूंगा। और आई कैन राइट इट इन दिस वे, जिसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3dxy 3dyz, ये डी ऑर्बिटल के नाम जो मैंने बताए थे आपको याद है? 3dzx और 3d मतलब तीसरे शेल का डी सब शेल का dx2 -y2 है x² - y² ऑर्बिटल, या फिर 3dz² ऑर्बिटल। यहाँ पे एक में किसी में भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक जैसे है ना, किसी में भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, बाकी में एक एक, पहले एक एक रखो, है ना, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो, तो जिससे एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है सभी को, समझ में आ गया सेकंड सबके? वाला मुझे समझ में नहीं आया। हाँ देखो, ऐसा है कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं ना, तो पहले एक एक रखो, ये तो अपन ने पिछली क्लास में किया ही था, है ना, कि आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। समझ आया? सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, और उसके बाद एक बार अगर सब आधे आधे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए सब में, उसके बाद अपन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन 5 नहीं 6 है, एक एक्स्ट्रा है, तो पहले तो एक एक रखूंगा मैं, और फिर उसके बाद एक में डबल कर दूंगा, किसी में भी डबल कर दो। जैसे यहाँ पे किया मैंने, डी वाई जेड में भी डबल कर सकता था,
या DZX के अंदर भी डबल इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं मैक्सिमम अपोजिट स्पिन वाले। तो ये समझ में आया, देखो ये अपोजिट स्पिन दिखा रखा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? सिद्रा, अनवी, इसको और क्लियर Yes, करते हैं sir. अपन, है ना? सिद्रा समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो इसको अपन और क्लियर करते हैं। इसको ऐसा करते हैं अपन एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 11 होता है सोडियम। सोडियम का क्या होगा? 1s2 2s2। ये आपको याद होना चाहिए ये वाला ऑर्डर, ताकि आपको बहुत इजी रहे। प्रैक्टिस कर लेना, इसको अपनी स्टडी टेबल पे लिख के लगा लेना ताकि आपको याद रहे। देखो 1s, फिर 2s और 2p, फिर 3s और 3p, फिर 4s में और में 3d आ जाता है, फिर 5s में पहले वाला 4d आ जाता है n+l के हिसाब से, और 6s में 4f और 5d भी आते हैं बीच में, 6s और 6p के बीच में। और ऐसा ही यहाँ होता है, समझ आया? तो यहाँ पर Na2s2 2p6, यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 3s में, समझ आ गया? Na हो गया, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताना चाहेगा मेरे को? उन्हीं बताओ जरा। सर 1s² 2s², 2p6, 3s²। हाँ 3s², ठीक है। ऐसे करते करते अपन फिर p भरने लग जाएगा, है ना? मान लीजिए अपन आते हैं सल्फर पे, ठीक है। सल्फर का होता है 16, तो वो 16 1s²। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना, नियॉन के बराबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन नियॉन जैसे और बाहर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 3s2, ठीक है। सल्फर में ऐसा हुआ 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि अपन ने 3 बॉक्सेस बनाए थे, 2px 2py 2pz, है ना? अगर आप सिर्फ 2p लिख रहे हैं तो ये डिनोट करता है पूरी p सब शेल जिसमें तीनों ऑर्बिटल एक साथ शामिल हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में, या टोटल ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो आप, ठीक है। 3s2, यहाँ तक 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3p4, समझ आया? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सल्फर का। ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन का हो गया, Na, ठीक है। और ये हो गया 3s2 3p4, ठीक है, समझ आ गया? और यहाँ पर Na 3s2 3p4 आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि नियॉन लिखा, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार। ये 3, या फिर आप बॉक्सेस बना के भी लिख सकते हो कि अंदर वाला तो नियॉन है ना, 3s है, और फिर ऐसे 3p है। 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो ऐसे रखोगे, 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए 3p ऑर्बिटल में, फिर आप पेयरिंग कर दो। तो आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गया सबके? किसी में भी पेयरिंग कर दो आप, ये डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रख सकते थे या यहाँ पे भी रख सकते थे, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले एक एक से भरोगे आप, ठीक है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जल्दी से कौन बताएगा? अनवी बताओ मेरे को। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So 1s2, हाँ 1s2 2s2, 2s2 2p6 2p6, 3s2 3p6, यहाँ तक तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन और रखने। 3p के बाद कौन आता है? So 4s. so हाँ 3p, 4s, हाँ 3p के बाद आता है 4s, वेरी गुड। तो यहाँ पर 4s2, ये 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो अंदर वाला है ये नियॉन के बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक नियॉन क्या, सॉरी, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है ना, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है,
और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 4s है, ठीक है, वो 4s2 सिर्फ वो एक्सप्रेस करते हैं अपन, तो इस तरह से कैल्शियम लिखा जा सकता है, ठीक है। दिस इज 20। अब अपन को इसमें देखना है 21 से लेके 30 तक। यहाँ पे थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा हल्का सा, और इससे अपन को पूरे पीरियोडिक टेबल का आइडिया मिल जाएगा। तो कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। समझ आया? तो ऐसे याद रख लो, साइंस टीवी, टी और वी कॉपरेशन, ठीक है, और फिर एमएन, फिर फे को नहीं, कॉपर और जिंक, ऐसे याद रख सकते हैं। साइंस टीवी कॉपरेशन में एमएन, है ना, फे को नहीं, कॉपर जिंक, इस तरह से याद रखा जा सकता है। और यहाँ पे ये निमोनिक है, अपने निमोनिक भी बना सकते हो आप। 21, 22 एटॉमिक नंबर है, 23 वेनेडियम का, 24 क्रोमियम का, 25 मैंगनीज का, 26 आयरन का। ये याद होने चाहिए आपको। 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, 30 जिंक। समझ आ गया? तो कैल्शियम के बाद जो अगला एलिमेंट है दैट इज स्कैंडियम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन। आर्गन के बाद आता है आपका 4s2, पता ही है अपन को। अब ये जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है ये किस में आएगा? कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। उन्हीं बताओ। यस सर। ये अगला इलेक्ट्रॉन किस में रखूंगा मैं? मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगला इलेक्ट्रॉन में किस में रखूंगा? सर Ar4s² और उसके बाद बताओ। 4s² के बाद, 4s के बाद कौन आता है देखो? सर 3D। 3D वैसे तो तीसरे शेल का है, लेकिन उसका N+L ज्यादा होने के कारण वो 4s के बाद भरना स्टार्ट होता है। लिख भी सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 4s और फिर 3D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? अंशिका समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. और फिर आर्गन 4s भरा, 3D2, है ना। अंदर भी वैसे 3D को अंदर लिखते हैं अपन, क्योंकि वो अंदर है, शेल अंदर है। 4s वैलेंस शेल बाहर है, तो 4 को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन भरता पहले है वो। वेनेडियम ऐसा होगा, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो मैं बार बार नहीं लिख रहा, आर्गन का ये मतलब है, वैसे देखा जाए तो ये मतलब है आर्गन का, विच आई एम नॉट राइटिंग अगेन एंड अगेन। तो आर्गन, आर्गन के बाद आया 4s2, 3d3, क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ खास बात है? कोई बता सकता है मेरे को? वैसे यहाँ पे 24 हैं, तो यहाँ तक तो 20 हो गए 4s2, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन मेरे को और भरने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या करा? 3d4। समझ आया? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ ये ये हाफ है, फिल्ड है इसलिए। हाँ गड़बड़ ये है बेटा कि ये दिस इज नॉट द करेक्ट। बाकी सबके तो करेक्ट है, क्रोमियम का ये करेक्ट नहीं है। क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो सही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम का, दैट इज आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर 3D अंदर लिख रहा हूँ मैं, बात तो एक ही है। 3d5 और 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है ना, ताकि ये स्टेबिलिटी अटेन कर ले, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? कुछ सिंपल शब्दों में मैं पहले तो बता देता हूँ आपको ऐसा क्यों हुआ। ड्यू टू एक्स्ट्रा, ये सिर्फ डी और एफ में करते हैं, पी में नहीं करते। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड,
D subshells. Extra stability of half-filled D subshells, and the extra stability is due to higher stabilization attained by exchange energies. अब ये क्या पंगा है एक्सचेंज एनर्जी का, कोई बता सकता है मेरे को? अंशिका, अनवी, पुनीत, put some light on this topic, exchange energy. कौन सर ये बताएगा? 4s1 को बाद में क्यों लिखा? नहीं, वो तो बाहर है ना, वैसे ठीक है, भरता पहले लिख दो बाद में लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर है ना, ऐसे तो दिखाने के लिए, ऐसे कोई बात नहीं। देखो आर्गन है ना, 3D है, 4s बाहर इसलिए लिख दिया क्योंकि बड़ा चौथा शेल और दूर की तरफ होता है, अंदर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4s2 3D वैसे लिख दो। ये 4s2 3D4, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, पहले 4s भरा मैंने, फिर 3D में भरा, अभी तक यही कर रहे थे अपन, क्योंकि 4s का n+l कम है, 3D का n+l जो है वो ज्यादा है तो आपका, तो उसको अपन बाद में भरते हैं, है ना। 5 है उसका n+l, इसका n+l 5 है, और इसका n+l जो है ये 4+0 4 है, तो इसको पहले भरा जाएगा, उसको बाद में भरा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन उधर रख देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका जंप करके इधर आ जाता है, 3D में आ जाता है, समझ आया? अब वो क्यों आता है ना, ये गलत हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखने वाला हूँ वो ये लिखूंगा, आर्गन 3D 5 4s1, ये लिखूंगा मैं, समझ में आ गया? ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा। आई होप ये क्लियर है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ना, अगर इसको अपन बॉक्सेस के टर्म में दिखाएंगे तो एक्चुअल में ये बॉक्सेस के टर्म में ऐसा होगा, बॉक्स बना के दिखा रहा हूं मैं, 3D और 4s, ठीक है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3D के अंदर आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, ठीक है, क्यों आया, है ना। 4s पहले भरता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 ही रहने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्यों 4s से उठ के वापस से 3D के अंदर आ गया, समझ में आ रहा है? क्यों आया, कौन बताएगा मेरे को? ऐसा हो गया, इसका एक सिंपल सा रीजन, एक जनरल आंसर अपन देना चाहें तो दे सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल है। लेकिन ऐसा डी के अंदर ही करना, पी में मत करना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों है ज्यादा स्टेबल? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके सेम सबशेल के
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह बदलते रहते हैं, अदला बदली करते रहते हैं। जैसे ये यहाँ चला गया और ये इसकी जगह आ गया, स्वैप करते रहते हैं अपनी जगह, ठीक है। जैसे इसने इसके साथ अपनी जगह की अदला बदली कर ली, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन एक जैसे रहेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आ गए, है ना। या फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, समझ आ गया। तो वो एक्सचेंज करने से इनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ सकता है और इधर इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन एक ही एक्सचेंज आखिरी वाले के साथ कर सकता है, क्योंकि सेकंड वाले के साथ और फर्स्ट वाले के साथ तो अपन ले चुके हैं ऊपर से, देखो आप, समझ आया। तो कितने एक्सचेंज हुए यहाँ पर, यहाँ पे एक्सचेंज हुए अपने पहले इलेक्ट्रॉन ने 3 के साथ किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 के साथ एक्सचेंज किया, अब बाद के 2 के साथ, और मतलब पहले वाले से तो कर ही चुका है ऑलरेडी, तो उसको मैं वापस से नहीं गिनूंगा। और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन ने फोर्थ वाले के साथ एक एक्सचेंज किया, फोर्थ वाले ने थर्ड के साथ, वो एक ही बात है, थर्ड फोर्थ के साथ या फोर्थ वाला सेकंड के साथ भी कर चुका है, फोर्थ वाला फर्स्ट के साथ भी कर सकता है, ऊपर वाली लाइन। तो ये इतने सारे एक्सचेंज हो सकते हैं। कितने एक्सचेंज हुए, 6 एक्सचेंजेस। जैसे आपने देखा होगा कि देयर इज अ गेम विच यू मे हैव प्लेड, ठीक है। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे कॉर्नर्स पे खड़े हो जाते हैं, देखा कि नहीं देखा, और एक जना जो होता है वो उसको सेंटर में खड़ा कर देते हैं। अब ये जो कॉर्नर्स पे जो लोग हैं ये अपनी जगह अदला बदली करते रहते हैं, जैसे ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, है ना, करते रहते हैं ना, ऐसे अदला बदली करते रहते हैं। और बीच वाला क्या करता है, बीच में जो पर्सन खड़ा होता है, जो कोई कॉर्नर ऑक्यूपाई करके नहीं है, वो कहीं किसी कॉर्नर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, अगर वो वेकेंट रह जाए तो, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये तो गेम है Yes, sir. यहाँ, है ना। तो ये तो गेम हुआ, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी जगह की अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिससे इनकी स्टेबलाइजेशन होता है। और इस स्टेबलाइजेशन को अपन एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। वो जितने सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक्सचेंज हो सकता है, ऐसा, है ना। और यहाँ पे अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्सचेंज 6 एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में। ये पहला वाला ये इससे कर सकता है, इससे कर सकता है और इससे कर सकता है। फर्स्ट वाला सेकंड, थर्ड और फोर्थ से कर सकता है। सेकंड वाला जो है फर्स्ट के साथ तो ले ही लिया मैंने, ये सेकंड वाला थर्ड वाले और फोर्थ वाले के साथ एक्सचेंज कर सकता है। थर्ड वाला जो है वो फोर्थ वाले के साथ कर सकता है। ऐसे 6 एक्सचेंज हुए। लेकिन मान लो अगर मैं n+l रूल को वायलेट करके एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर ज्यादा एनर्जी वाले 3D में रख देता हूँ जिसका n+l ज्यादा है ना, तो मैंने इससे क्या होने वाला है, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मेरे डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो एक तो सिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, कि सब में सारे डी ऑर्बिटल में बराबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मोर स्टेबल, दे आर हैविंग लेस रिपल्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देयर विल बी एक्सचेंज गोइंग ऑन, है ना। जैसे कितने एक्सचेंज होंगे, जैसे जो पहला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ और इसके साथ कर सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन डू 4 एक्सचेंजेस विद रेस्ट, एक एक करके कोई एक्सचेंज कर ले, है ना। और इसी तरह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो 3 एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरा वो बाकी 2 के साथ कर सकता है, क्योंकि पहले और दूसरे के साथ तो मैं ले चुका हूँ उसको, है ना, तो 2 के साथ कर सकता है ना। इसी तरह से चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे मेरे जो एक्सचेंज हुए वो 10 एक्सचेंज हुए, 10 एक्सचेंज हुए, वहां पे 6 थे। तो यहाँ पे मोर स्टेबलाइजेशन होगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को देखो, अपन ने एक गुनाह किया है। क्या गुनाह किया कि अपन ने जो कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, n+l4 में था, उसको उठा के अपन ने ज्यादा एनर्जी वाले सबशेल में रख दिया और ऑर्बिटल में रख दिया जिसका n+l हायर था। ऐसा क्यों किया अपन ने, ऐसा इसलिए किया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऐसा किया जा सकता है, हर बार हर के साथ मत करना। और ये भी डी और एफ में होगा, पी में नहीं होगा,
है ना। ऐसा इसलिए किया मैंने, क्यों जबरदस्ती मैंने, तो ये सही है, जबरदस्ती मैंने हायर एनर्जी पे क्यों रखा, क्योंकि जैसे ही मैंने हायर एनर्जी पे रखा तो ये डी सबशेल जो है मेरा हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड डी सबशेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ना। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है, आप लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड पॉइंट जो आप लिखेंगे, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, एंड व्हाट डू दीज एक्सचेंजेस विल डू, these exchanges of electrons among themselves within the same subshell orbitals of a same subshell lead to the stabilization, and this stabilization is known as exchange energy. So I hope it is clear, सभी को clear है कि नहीं है। तो यहाँ पे exchanges ज्यादा होंगे और इस कारण से ये 3D5 बन गया। कोई डाउट मन में, कोई डाउट है आप मेरे साथ शेयर करना चाहें बिल्कुल बताएं मेरे को, है ना, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। हाँ, तो अलविया बताओ मेरे को बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी टेंशन? सर आई हैव अ डाउट। बताओ, पूछो। तब वो इस पे नहीं है, तब वो डिफरेंट है कि हम टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कैसे काउंट करते हैं, मतलब पूरे ऑर्बिटल का। उसमें आप प्लस प्लस हाफ रख दोगे, है ना, जितने भी हाफ वाले हैं वो जोड़ दो, और जो माइनस हाफ वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका। समझ आ गया? यस सर। इसमें ये समझ में आया बेटा? यस सर। और उन्हीं बताओ, अनवी, यस सर, क्लियर। सिद्रा, अलविया, समझ में आ गया? तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, फिर क्रोमियम के बाद आता है अपना मैंगनीज, है ना। मैंगनीज में तो अपन सीधे सीधे ही चलेंगे। मैंगनीज में क्या करा अपन ने, आर्गन लिया, है ना। आर्गन के बाद सबसे पहले बढ़ता है 4s। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर इससे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं सर, उसमें भी मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एक हटा, उसमें p होते हैं, तो p में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें एक्सचेंज एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती। ऐसा अपन ने, अगर आपने देखा हो तो p ब्लॉक वालों में नहीं किया, बिल्कुल भी पहले p वाले में नहीं किया अपन ने। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि फ्लो, मतलब ऐसा मिलता जुलता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या मैं आपको देता हूँ, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से पहले कौन आता है? ठीक है, नाइट्रोजन से पहले आता है कार्बन। तो कार्बन में क्या ऐसा हुआ, कार्बन में क्या ऐसा हुआ, कार्बन में 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका 2p में क्यों नहीं चला जाता, 2p हाफ फिल्ड हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि p के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन ही है। अब वो एक्सचेंज एनर्जी इतनी काफी नहीं होती। एक्चुअली एक्सचेंज एनर्जी जो है स्टेबलाइजेशन है। आप एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी में भेज रहे हो, लेकिन उससे जो स्टेबलाइजेशन हुआ, रिजल्टिंग स्टेबलाइजेशन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग देमसेल्फ, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पी में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा एक्सचेंज नहीं हो सकते आपस में इनके बीच में, है ना। 3 में क्या तो एक्सचेंज एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती कि वो एक इलेक्ट्रॉन को, एक्सचेंज एनर्जी का स्टेबलाइजेशन, एक्सचेंजेस के कारण स्टेबलाइजेशन इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू bring this in single electron from lower energy to a subshell to higher energy to p subshell, तो अपन उसको वहीं रखते हैं। तो p में ऐसा नहीं करना अपन को। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया? तो p में अपन ऐसा नहीं करते, d में करते। क्यों d में क्यों करते हैं? क्योंकि d में बहुत सारे एक्सचेंज हो सकते हैं अपने, ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है, क्योंकि d के अंदर ऑर्बिटल ज्यादा है, सिंगलली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस कारण से अपन ऐसा करते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, और कहाँ कहाँ इस तरह से करेंगे अपन? ठीक है, तो यहाँ पे मैंगनीज में कितना होगा, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स है अपने, और आर्गन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स और अपन ऐड करेंगे तो 20 हो गए। 4s2 में करेंगे क्योंकि 4s का n+l वैल्यू इज लोअर,
उसके बाद अपन 3D में भरेंगे, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ तक अपने 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ चुके हैं अपन, है ना, और अपन को 25 तक जाना है तो वी विल पुट 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे तो D वैसे ही हाफ फिल्ड है, तो S के इलेक्ट्रॉन्स को अपन को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रखें ताकि वो हाफ फिल्ड हो जाए। अल्विया ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इट इज ऑलरेडी हाफ फिल्ड, ठीक है। एंड आयरन इज 26, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं, वो बार बार नहीं लिख रहा मैं, जैसा कि मैंने बताया 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ आ गया अंशिका? यस सर। अनवी, है ना, और फिर ये आया 3d6, ठीक है। और इसके बाद अपन करेंगे अल्विया कोबाल्ट। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा अल्विया, बताओ जल्दी से। 27 है इसका एटॉमिक नंबर। हाँ बेटा 27 एटॉमिक नंबर, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, हाउ यू विल राइट इट? अल्विया बताओ, आर्गन और सिद्रा बताओ। 4s2 समझ गए, और 4s2 3d क्या करेंगे, 7, वेरी गुड, है ना, 7 आएंगे। निकल 28 है, और निकल में ऐसा करेंगे, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, 4s2, हाँ बिल्कुल सही बोला, और फिर 3d8, वेरी गुड। कॉपर में एक टेंशन आ जाएगी। अच्छा यहाँ दो इलेक्ट्रॉन को उठा के अपन कोई बोलेगा मेरे को कि देखिए ये जो लोअर एनर्जी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको उठा के क्यों ना अपन हायर एनर्जी के 3D में भेज दें, उससे 3D पूरा फुली फिल्ड हो जाएगा और बहुत सारे एक्सचेंजेस होंगे, बहुत स्टेबलाइजेशन आएगा। लेकिन मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के हायर एनर्जी पे ले जाना मुश्किल काम है, तो आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेके जा रहे, आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मार्जिन हो हाफ फील्ड या फुली फील्ड बनने में, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप लोअर से हायर पे ले जा सकते हैं, ऐसे 2 3 के साथ ऐसा नहीं करेंगे। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो कॉपर में अपन देखते हैं, कॉपर में फिर से वही अपन उसी पॉइंट पे आ गए थिंकिंग वाइज, जिस पॉइंट पे अपन चले थे कि आर्गन है 4s2 है 29 है कॉपर, 29th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉपर। सो 4s2 यहाँ तक अपन ने 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए एंड वी स्टिल हैव टू पुट 9 मोर इलेक्ट्रॉन्स, और उसको लिए अपन ने 3D का सहारा लिया, 3D को भरा, 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3D में पुट किए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मार्जिन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर डी में आ जाए तो अपने लिए बहुत स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, है ना, तो अपने लिए तो और हायर एनर्जी पे भेजना पड़ेगा, लेकिन अपन ने ये गुनाह भी किया कि अपन ने उसको हायर एनर्जी पे भेजा, लेकिन वो उससे जो स्टेबलाइजेशन मिला वो बहुत स्टेबलाइजेशन हुआ जिससे आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्गन हुआ, और आर्गन के बाद आया आपका 4s1 हुआ और 3d10 हुआ। समझ आया? यहाँ पे भी आप सेम रीजन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर n+l subshell 4s subshell has been sent to higher n+l subshell having higher n+l value, that is 3d, in order to make it fully filled। यहाँ पे आप बोलोगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड सबशेल। आप 4s को जनरली अपन बाहर लिख सकते हैं क्योंकि 4s वैसे एटम में तो चौथी शेल है तो बाहर होती है ना, लेकिन भरती पहले है, बाहर होती है, भरती पहले है। क्यों भरेगी पहले? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, n+l कम है, होती वो एटम में आउटर साइड में है, 3D अंदर की तरफ होता है, तो इसलिए अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3D को पहले लिख दिया और 4s को बाद में लिख दिया, वो बात एक ही है। 4s is filled before 3D, but once you have filled it and if the 3D में एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा हो हाफ फील्ड या फुली फील्ड बनने में, तो you will send
one electron of from 4s to 3d to make 3d half filled और fully filled जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रीजन है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3d सबशेल। फिर आते हैं अपन जिंक पे। जिंक तो पूरा भर चुका है ना। आर्गन हुआ, argon 4s2 18 plus 2 20 electrons and still we require 10 more electrons to be filled in and that we will put in 3d orbitals। ठीक है, 3d 10। तो ये जिंक हो गया। तो आई होप ये क्लियर है सभी को। बहुत सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है जो अपन एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक में आप देखना, है ना, बहुत सारे एक्सेप्शनल, इवन डी ब्लॉक में भी कुछ एक्सेप्शनल एक एक दो इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकी एनर्जी बहुत पास पास होती है। 4s और 3d की, इसी तरह 5s और 4d की एनर्जी भी बहुत पास पास होती है। तो वहां पे कई बार 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह से 6s और 4f और 5d इनकी एनर्जी भी पास पास होती है। तो थोड़े बहुत एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते रहते हैं जहां पे n+l रूल फॉलो नहीं हो रहा होता। समझ आया? लेकिन वो अपन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ एटॉमिक नंबर 30 तक इज सफिशिएंट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें मेरे को बताएं जल्दी से। एनी डाउट इन दिस? बताएं जल्दी से, क्विकली टेल मी गाइस। यस, कम ऑन। बताएं, एनी डाउट इन दिस? पुनीत, अंशिका, No, sir. अनवी, अलविया? सर तो जो एस और डी होते दोनों हाफ फिल्ड होने चाहिए और दोनों, या फिर कोई एक भी नहीं हाफ नहीं, फिल्ड? एस को कोई नहीं पूछ रहा है। एस के एक्सचेंज नहीं हो रहे। डी को हाफ फिल्ड करना है या फुली फिल्ड करना है, अपन वो कोशिश करेंगे। उसके लिए अपन ने जो एस में इलेक्ट्रॉन भरे थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा करना, दो के साथ नहीं कर सकते। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अपन डी में भेज देंगे। समझ आया? 3d में भेज देंगे यहाँ पर। समझ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ बेटा बताओ। सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, मुझे थोड़ा नोट करना है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। n+l का रिवीजन कर रहे थे अपन की n+l वैल्यू से अपन एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं। अगर n+l वैल्यू जिसका लोअर होता है उसको पहले भरा जाता है, n+l जिसका हायर होता है उस सब शेल को बाद में चूज किया जाता है। और अगर n+l का वैल्यू सेम है जैसे कि यहाँ पर है, तो जिसका n स्मॉलर है उसको पहले भरा जाएगा। तो 7d को पहले भरते हैं। ये ओवरऑल मैंने ऑर्डर लिखा वापस से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, फिर 6s 4f 5d 6p, फिर 7s 5f 6d 7p। ठीक है, तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l लिखा। और इस ऑर्डर में ही अपन इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आते आते यहाँ भरते आते हैं। समझ आया? और यहाँ पे जो आपके 118 इलेक्ट्रॉन 118 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर चुके होंगे। ठीक है, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि एक और रूल अपन ने पढ़ा था, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। और जो अपन को गाइड करता है, अगर आपके ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जो सेम सबशेल के हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, उनको कैसे भरा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3p ऑर्बिटल, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। डी के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। अपन ने पिछली क्लास में किया था। फिर ये सब है अपना। समझ में आ गया? क्लियर? फिर अगली चीज जो आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। बहुत ही सिंपल है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। एक बात अपन को ध्यान रखनी है, हाउ द कैटायंस आर फॉर्म्ड। कैटायंस कैसे बनेंगे बताएं जरा। हाँ, कैटायंस कैसे बनेंगे? कैटायंस आपके बनेंगे अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स हटते हैं तो। इलेक्ट्रॉन्स अगर आप हटाओगे तो आपके कैटायंस बनेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन चाहे जैसे भी रखे गए हो, पहले आउटर शेल से पहले हटाओगे आप इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल से पहले इलेक्ट्रॉन हटाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इनर से हटाया जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे हटेगा? 4s से, फिर 3d से। समझ आ रहा है? क्लियर?
जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe3 प्लस आयन, बताओ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Fe3 प्लस आयन, क्या होगा? Fe3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। पहले आयरन का सोचो, आयरन का मैं यहाँ लिख देता हूं। आयरन है आपका, आयरन इक्वल टू आर्गन 3d6 4s2। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो अपन ने लिखा था, 26 होता है एटॉमिक नंबर। अब ये आयरन का जो फेरिक आयन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? कौन बताएगा मेरे को? अलविया बताओ बेटा। अपन को यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड? क्योंकि +3 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है आयरन में, इसलिए वो न्यूट्रल है ना। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना है? 26 है, और देयर आर 26 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिख रहा है अपन को यहाँ पे आर्गन में 18 और यहाँ पे 6 एंड 2, 26 इलेक्ट्रॉन्स है। +3 कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले होते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को अपन हटा देंगे तो +3 चार्ज आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? +3 चार्ज आ जाएगा अगर अपन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को अपन हटाने वाले हैं, और कहाँ से हटाने वाले हैं? कैटायन बनाते वक्त, इलेक्ट्रॉन हटाते वक्त हमेशा ध्यान रखना, भरे चाहे जैसे भी गए हो, जिस भी ऑर्डर में भरे गए हो, पहले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हटेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनर शेल से हटेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द आउटर शेल एंड देन दे आर रिमूव फ्रॉम द इनर शेल। लिख लिया? सबके समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया सबके? अंशिका, उनी, बनवी, सिद्रा, अलविया, समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो +3 है, +3 से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, कहाँ से हटाया? 4s से हटाया उन्हीं, फिर दूसरा भी यहाँ से हटाया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर एक यहाँ से हटाया। ठीक है, तो 3d5 हाँ 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अपने पास आने वाला है वो है आर्गन 3d5, बस 4s0 लिख दो, या लिखो ही मत। 4s0 का मतलब 4s में देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया? तो जैसे भी, हाँ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? अब मेरे को ये पूछता है कोई कि फाइंड द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3+। हाँ बताओ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे Fe3+ में? कौन बताएगा मेरे को? लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आराम से समझ में आ जाएगा। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ आर्गन। आर्गन तो फुल है, तो फुल नोबल गैसेस में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो या तो आप चाहो तो आर्गन लिख सकते हो, या डिटेल में लिखना चाहो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे 1s2 2s2 2p6, सब 2-2 इलेक्ट्रॉन है एक साथ, एक का स्पिन ऊपर है और एक का स्पिन नीचे है। समझ आ रहा है ना? अपन ने डिस्कस किया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि एक ही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो स्पिन उन दोनों का ऑपोजिट होना चाहिए, का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ। ठीक है, 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। नोबल गैस में शेल इज कंप्लीट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन को नजर नहीं आ रहा है ना। इसके बाद अपन चलते हैं 3d5 में, और 3d5 में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अपन को क्या बोलता है कि हाउ यू आर गोइंग टू
put these 5 electrons in these 5d orbitals. 5d orbital कौन कौन से थे? dxy था, dyz था, dzx था, dx square minus y square था, dz square था. तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि पहले सभी एक ही सबसेल के बराबर एनर्जी वाले डीजनरेट ऑर्बिटल्स को, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में तो हैं लेकिन एनर्जी उनकी बराबर है, सब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरा जाए सेम स्पिन के साथ और फिर बाद में उनका पेयरिंग किया जाए. तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 5. ठीक है, और ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ये अपने 3D के अंदर है. समझ आ गया? अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है जैसे +½ है और दूसरे का अगर -½ है. समझ आ गया? तो ये अगर पैरेलल स्पिन के हैं तब तो ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है. लेकिन अगर ये पेयर्ड है तो एक का स्पिन ऐसे और एक का स्पिन नीचे है, तो ये एक दूसरे के, ये स्पिन के कारण इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है. तो ये स्पिन के कारण इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है. और ये अगर पेयर्ड है तो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन ऊपर, एक का क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज, एक का स्पिन अप, एक का स्पिन डाउन, 2 अलग अलग मैग्नेटिक कैरेक्टर हैं और ये एक दूसरे के मैग्नेटिक कैरेक्टर को कैंसिल आउट कर देंगे अगर ये पेयर्ड है तो. लेकिन अगर ये अनपेयर्ड है तो इनका स्पिन जो है वो बचा रहेगा, है ना, क्योंकि ये सबका मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्पिन से मेरा मतलब है मैग्नेटिक कैरेक्टर, वो बचा रहेगा और सबके सब तो ये जो पूरा जो आयन है जो अपना Fe3+ है, ठीक है, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n से बोल देता हूँ, वो इक्वल टू 5 है. n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. So, and these 5 unpaired electrons, because each electron will act like a tiny magnet because it is under rotation. It is the charge which is under rotation. तो charge जब भी rotate करता है, move करता है, तो magnetic field create करता है. और ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनका कैंसिल आउट नहीं होगा, जुड़ जाएगा. ऐसे सोचिए. तो ऐसे सब्सटेंस को अपन कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. और ऐसा सब्सटेंस आपका मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस are those substance or ions which possess unpaired electrons. ठीक है, मतलब n not equal, n is the number of unpaired electron, वो 0 नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए 1 2 3. ठीक है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आया? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ये समझ में आया सबको? सिद्रा, अलवी, अंशिका, अनवी, उन्हीं, बताओ मेरे को कोई डाउट, मन में क्या डाउट आ रहा है आपके? कौन बताएगा अपने मन की बात? जल्दी बताओ. कौन बताएगा? जल्दी बताओ, क्या डाउट है? उन्हीं बताओ जरा, बोलो. सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये देखो, ये रहा. यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 2 2 6, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैंसिल आउट हो जाता
है ना। दोनों अगर एक ऐसे घूम रहा है एक ऐसे घूम रहा है तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक घूमने के कारण उसमें मैग्नेटिक नेचर है, आप ऐसे सोचो, और वो एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म कर देते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, एटॉमिक नंबर पे निर्भर करता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कुछ हो सकते हैं क्या, है ना। जैसे यहाँ Fe3+ में कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पांचों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं है, मतलब इनके साथ कोई इसी ऑर्बिटल में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है अपोजिट स्पिन का, तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। उस मैग्नेटिक कैरेक्टर को, मतलब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है ना, इस मैग्नेटिक कैरेक्टर को, मैग्नेट तो पूरा सब्सटेंस मैग्नेटिक हो जाएगा, इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब n is the number of unpaired electron which is not equal to 0। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करते हैं और उसको मैग्नेटिक मोमेंट से नापते हैं, जिसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू √n × n+2। ये फॉर्मूला याद रखना, इसकी यूनिट होती है ये कितना ताकत से मैग्नेटिक, क्योंकि ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब आप सोचो कि ज्यादा छोटी छोटी मैग्नेट्स उसमें प्रेजेंट है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नेट। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, that will be attracted more strongly in the magnetic field। तो यहाँ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड में कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है उसको मैग्नेटिक मोमेंट से नापते हैं, जो कि √n × n+2 है। बस ये याद कर लेना फॉर्मूला। it tells us कि how strongly a substance is attracted in the magnetic field। A paramagnetic substance will be attracted and its magnetic moment will be √ जैसे ऊपर वाले का Fe3+ के लिए एग्जाम्पल, Fe3+ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है √5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 5+2 7 है ना, तो √35 होगा बोर मैग्नेट होगा। समझ आया। एक सब्सटेंस होता है अपना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। It do not contain unpaired electrons। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते। ऑल, इसका मतलब n तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, और ये 0 होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे जिंक हो गया, जिंक में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। समझ आ रहा, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पे आर्गन में तो पेयर्ड होते ही है, ये 4s में भी 2-2, डी में भी क्या है, बैन होने के कारण 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उन्हीं। समझ आया। पेयर्ड अगर होंगे तो उनका मैग्नेटिक, एक ऐसे घूम रहा है एक ही ऑर्बिटल में, तो एक ऐसे घूम रहा है, उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो पूरे सब्सटेंस में एक भी ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो ये जिंक वाला जो एलिमेंट है अपना, ये कंपाउंड्स के लिए भी वैलिड है, ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, है ना, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। n = 0, यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला रख के देखो, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ आया कि नहीं आया। अलविया क्या डाउट है मेरे को बताओ, क्या क्या सोच रहे हो आप, क्या डाउट मन में आ रहा है आपके बेटा, शेयर करो। कोई मन में टेंशन, कोई डाउट रिलेटेड टू दिस। अंशिका, अनवी, नहीं सर। ठीक है। तो ये याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव आया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हटाने कैसे हैं, बाहर से पहले हटाना है ना, सिद्रा, और फिर बाहर शेल से हटाने, फिर अंदर वाले शेल से हटाने। वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन हटाने, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव चार्ज। सो आई होप ये क्लियर है सभी को, ठीक है।
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। और तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। यहाँ फॉर्मूले में जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए √n × n+2, n तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो जब आप रखेंगे तो n को 0 रखेंगे, जिससे पूरा फॉर्मूला 0 हो गया। ये मैग्नेटिक मोमेंट अपन को एक तरह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बताने में काम में आता है, कितना स्ट्रांगली कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। जितना मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है ना, उतना वो सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। समझ आ गया? तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड दूसरा चैप्टर जो है वो है अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एंड पीरियोडिक टेबल। हाँ, तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा अपना नेक्स्ट चैप्टर, खैर वो चैप्टर नया है लेकिन इसी के कंटिन्यूएशन में है जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अंशिका, अनवी, मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? क्यों जरूरत पड़ी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखने की? क्या जरूरत है? इतने एलिमेंट्स हैं, आराम से पढ़े। व्हाई वी नीड टू राइट देम इन द टेबल? बताएं जरा। सो क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट्स की स्पेशल क्लासिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना मुश्किल हो सकता है। याद करना मुश्किल है एक एक एलिमेंट का। अभी अपने पास 118 एलिमेंट है ना, देयर आर 118 एलिमेंट्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर देयर प्रॉपर्टीज एंड द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म। ठीक है, तो काफी मुश्किल है एक साथ एलिमेंट्स को आपको सेग्रीगेट करना, उनके कंपाउंड्स की स्टडी करना। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं 118 एलिमेंट्स को, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिद्रा। तो अपन इट इज बेटर टू अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ सम टेबल, जिससे क्या है कि जिससे मालूम पड़ जाए कि अपन को पूरा व्यू मिल जाए सारे एलिमेंट्स का, जो अपन पीरियोडिक टेबल कहते हैं ना, कि जिससे क्या होगा कि सारे एलिमेंट जो एक लाइन में एक के नीचे एक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम में ग्रुप में है, उनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी। तो अपन को प्रॉपर्टीज को पढ़ने में, उनके कंपाउंड्स को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी अगर अपना एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी अपन को? in order to understand the properties of elements, है ना, and their compounds in detail। ठीक है, बिना क्लासिफिकेशन के अगर आप एलिमेंट्स को पढ़ोगे तो इट इज जस्ट लाइक कि आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी में गए और वहां पे बुक्स ऐसे ही रखी हुई हैं, जो मर्जी रखी हुई है, जहां पे भी जो मर्जी बुक। समझ में आया उन्हीं? कोई डाउट? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है अपन को क्या हेल्प करेगा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अपन को हेल्प अस टू अंडरस्टैंड and their compounds, help us to understand the properties of various elements and their compounds। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन आज जो अपन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये एक दिन में नहीं आ गया है ना, इसके लिए बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए काम किया। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे पहले वाले?
इन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कौन बताएगा मेरे को? अलविया बताओ, अर्लियर क्लासिफिकेशंस कौन कौन से थे अपने पास? कौन बताएगा? सिद्रा, आपने पढ़ा है 10th क्लास में? यू नो, थोड़ा सा रिकॉल करो। अलविया बताओ बेटा। अंशिका, पहले वाले क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? अनवी, उनीत, So Mendeleev periodic classification. मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मेंडलीव से पहले भी थे। मेंडलीव तो काफी सिस्टमैटिक था। बताओ कौन बताएगा? उन्हीं, थोड़ा ट्राई करो जरा। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक बार बताओ तो मेरे को क्या होगा। सर कैन यू रिपीट? हाँ, कि आपके कौन कौन से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थे? अर्लियर मेथड्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। सर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। हाँ, लेकिन कौन कौन से लोगों ने वो क्लासिफाई किस किस तरह से किया था? सर एक तो ट्रायड से किया था, हाँ, फिर बिल्कुल ऑक्टेव यही, से किया था। ऑक्टेव से किया था। वेरी गुड। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, ट्रायड से किया था। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डायब्रिनल लॉ ऑफ ट्रायड्स, अर्लियर मेथड्स या अर्लियर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया था? सबसे पहले तो ट्रायड्स, डायब्रिनल लॉ ऑफ ट्रायड क्या था? बताएं मेरे को जल्दी से, कौन बताएगा? किसको याद है? बहुत ही सिंपल है। सिद्रा याद है बेटा? डू यू रिमेम्बर? बताओ, सिद्रा याद है डायब्रिनल लॉ ऑफ ट्रायड्स? बहुत सिंपल है। इसमें एलिमेंट्स को आपने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखा है ना। थ्री सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स वर क्रिएटेड, sets were created containing three elements, and these three elements were put in the order of their increasing atomic masses, है ना। set of three elements क्रिएट किए जिनकी मिलती जुलती एक जैसी प्रॉपर्टीज है। जैसे आपने देखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, समझ आया? ठीक है, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है जिसको अपन ऊपर लिखते हैं, दैट इज 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। और जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा और इनका ट्रायड बना दिया, ये ट्रायड बना दिया क्यों? क्योंकि इनकी एक जैसी प्रॉपर्टी थी और एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा और इसमें देखा कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो लास्ट वाला एलिमेंट है आपका, इनके एटॉमिक मास का जब आप एवरेज लेते हो तो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता है। एटॉमिक मासेस एवरेज लेंगे अपन इसका, ठीक है। उन्हीं भी याद है इतना तो? कितना एवरेज आएगा, है ना? 39 प्लस 7/2, है ना? कितना आया? 46/2। और कितना आ गया? 46/2, 23 आ गया, इक्वल टू atomic mass of the middle element,
जो कि था सोडियम, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। पहले और आपके तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज, आपका एटॉमिक मास किसका दे रहा है? एवरेज जो है आपका जो आपका बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आपको दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से अगर अपन देखेंगे और भी एलिमेंट्स हैं, कौन बताएगा मेरे को? और एलिमेंट्स बता सकता है कोई? पुनीत, सिद्रा? सर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ वेरी गुड। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ब्रोमीन का मास होता है 80, क्लोरीन का होता है 35, है ना। आयोडीन का 35.5 होता है, 127। ठीक है, यहाँ पे एवरेज लिया तो वो आ गया, तो ये भी ट्राई लगभग इसके बराबर आ गया। ठीक है, और कौन सा होगा? और कौन सा डॉयब्रीन ट्राइड हो सकता है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो गया। कैल्शियम का मास होता है 40, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। स्ट्रोंशियम और बेरियम का मास होता है 137, जैसे उसका 127 इसका 137 बेरियम, और स्ट्रोंशियम का मास होता है 88। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा आ गया इसका। फिर चलो ठीक है, तो यहाँ पे पहले और आखिरी एलिमेंट का जो मास का एवरेज है वो अपन को मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है, और ये अपना डॉयब्रीना ट्रायड है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं तीनों एलिमेंट की एक जैसी हैं, और बीच वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में तो दोनों के मिडिल में है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बीच में आ रही है। तो डॉयब्रीना ट्रायड बड़ा सिंपल सा है। एक्सेप्शन क्या होगा इसका? कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा? व्हाई इट वाज रिजेक्टेड? ड्रॉबैक क्या था? हाँ अनवी बताओ, ड्रॉबैक क्या था इसका? क्या कमी थी इसमें? सर कि सर, जो सारे एलिमेंट्स थे उनको ये वो नहीं कर पा रहा था हाँ फेवर, कि कुछ ही तीन ही ग्रुप्स को कर पा रहा था ये। हाँ हाँ। और कौन बता रहा था? सिद्रा आप बता रहे थे या अलविया आप बता रहे थे? बताओ। बिल्कुल सही बोला आपने कि सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और कोई बहुत ऐसा सिस्टमैटिक भी नहीं है। बस तीन तीन एलिमेंट है, ऐसे इतने सारे एलिमेंट है, कहाँ तक आप याद रखोगे तीन तीन एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे जैसे अपन आयरन देखें, कोबाल्ट देखें, निकेल देखें, है ना। तो यहाँ पर आपके यहाँ तो एटॉमिक मास भी गड़बड़ आ रहा है, जैसे 56 है, इसका 58.5 आ रहा है, और इसका 58.6, लगभग तीनों का एक जैसा ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि बढ़ता हुआ है, एकदम एक जैसा ही एटॉमिक मास आ रहा है। हाँ, यहाँ 58.9 आ रहा है, ये 58.6 आ रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, है ना। नॉट ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, ये इसके ड्रॉबैक हैं, तो इस कारण इट वाज ड्रॉप्ड। समझ आया? क्लियर? इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया? कौन बताएगा? अलविया बताओ, याद है? थोड़ा बहुत याद हो, ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिद्रा बताओ। मेरी केमिस्ट्री की बुक लेकर आओ, खुली पड़ी है, जाओ जल्दी। हाँ केमिस्ट्री की जल्दी। बुक रखिए, ले आओ रूम में, जल्दी जल्दी हाँ जाओ, रूम में रखिए। हाँ हाँ सिद्रा बताओ जल्दी से। आ गई केमिस्ट्री की बुक आपकी? हम्म। हाँ सिद्रा बताओ, क्या होगा अगला? अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है अंशिका? याद है? ये तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, बताओ थोड़ा। और इसमें तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात भी नहीं है, अपन तो जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है,
अगला क्लासिफिकेशन जो है टेलुरिक हेलिक्स का है ना। तो टेलुरिक हेलिक्स में क्या हुआ, एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है अलविया, एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये तो सभी जगह है, ट्रायड में भी ऐसा था। इन सिलेंड्रिकल टेबल, सिलेंड्रिकल टेबल में सिलेंड्रिकल टेबल बनाई उसने, ऐसा करा कि कैसे, जैसे अपन मान लीजिए एक पेपर लें, है ना, पेपर लें अपन और पेपर को इस तरह से अपन देखिए दिख रहा है, ऐसे फोल्ड कर दें, है ना, तो ये क्या बन गया, पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो अपन ने क्या बन गया, एक ये सिलेंडर बन गया एक, है ना, सिलेंड्रिकल। और उसने क्या करा, एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के साथ रखा, है ना, सिलेंड्रिकल टेबल में। और उसने देखा कि जब ऐसी सिलेंड्रिकल टेबल बनाई उसने, तो उसने ये देखा कि एक जैसे एलिमेंट एक ही वर्टिकल लाइन पे, एक तो ऐसे जब अरेंज किया तो एक ऐसे हेलिकल अरेंजमेंट आया। हेलिकल मतलब जानते हो आप लोग, हेलिकल मतलब स्प्रिंग जैसा, है ना, ऐसा कॉइल जैसा, ऐसे सारे एलिमेंट्स को ऐसे कॉइल के फॉर्म में, मतलब ऐसे टेबल पे रखा, ऐसे एक को यहाँ पर, है ना, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, इस तरह से रखता गया वो एटॉमिक मास के साथ। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना, इस तरह से रखे उसने एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स रखे उसने। ठीक है, तो उसने ये पाया कि जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो एक ही वर्टिकल लाइन पे हैं। ठीक है, उन्हीं समझ में आया कि नहीं आया, उन्हीं सिद्रा समझ आया। ठीक है, तो elements were arranged in the increasing order of their atomic masses in cylindrical table, and elements with same property were or lying on the same vertical line। तो आई होप ये क्लियर है सभी के। ठीक है, तो इस तरह से टेलुरिक हेलिक्स एक अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। ठीक है, जिसमें एक सिलेंड्रिकल टेबल बनी। दूसरा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव जैसे म्यूजिक में होता है सारे गामा पाधा निसा, है ना, तो उसमें जो फर्स्ट वो वाला होता है वो लास्ट वाले से आठवें से, हर नोट जो होती है म्यूजिक की, हर फर्स्ट नोट अपने एट्थ नोट से के जैसी होती है। तो उसने सोचा कि जैसे म्यूजिक के अंदर, न्यूलैंड ने ऐसे सोचा कि जैसे म्यूजिक में एक जैसा होता है वैसे प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। उसने एलिमेंट्स को देखा और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा, और उसने ये देखा कि every eighth element will resemble the property of the first element, ठीक है, when they are arranged in the order of their increasing atomic masses। So the properties of the every eighth element will resemble the properties of the first element। तो यहाँ पे उसने अरेंज किया, लिथियम को बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और एक के नीचे एक आ रहे हैं जो एक जैसे है ना। तो कार्बन, जैसे कार्बन से काउंटिंग करो तो आपको
1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन से स्टार्ट करा 1, तो 8th एलिमेंट सिलिकॉन आया, तो कार्बन की सिलिकॉन की प्रॉपर्टी एक जैसी है ना। इसी तरह से सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, उस एलिमेंट से जहां से स्टार्ट करो उसको 1 बोलो, और 8th एलिमेंट जो होगा उसके बाद वाला, उसकी प्रॉपर्टी वो उसके नीचे ही आएगा और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी होगी। जैसे मैग्नीशियम को फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं अगर अपन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, तो 8th एलिमेंट कैल्शियम है जो कि मैग्नीशियम जैसा है। तो उसने देखा कि ये तो म्यूजिक के जैसा है, कि म्यूजिक में भी सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो जो आपकी 8th नोट है बिल्कुल, है ना, पहले नोट के जैसी है, सा और सा, है ना, इस तरह से। ऐसे मेरे को तो आता नहीं है म्यूजिक इतना, ठीक है, तो ज्यादा हंसना मत, समझ आया। तो इस तरह से अपन देखते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी आपको नजर आ रही है, कोई मेरे को बता सकता है, अंशिका, अनवी, किसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ी कमी है इसमें, कौन बताएगा मेरे को? सिद्रा, अलविया, जल्दी से बताओ, कौन मेरे को इसमें एक बहुत बड़ी फ्लॉ बताएगा? सर कि ये सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद से हाँ नहीं था। हाँ हाँ, और एक और बात बताओ। वेरी गुड। ड्रॉबैक्स नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम। हाँ, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इसमें दिख रहा है कि देखो इसमें नोबल गैसेस तो है ही नहीं। तो तब थी भी नहीं नोबल गैसेस, डिस्कवर ही नहीं हुई थी, पता ही नहीं था लोगों को, और नोबल गैसेस वर नॉट देयर एट दैट टाइम। अब जब उस समय पे नोबल गैसेस नहीं थी, और आफ्टर जब डिस्कवर हुई तो पता लगा कि नोबल गैसेस तो यहाँ रखे हैं अपन, ये नियोन है ना, नियोन है, और यहाँ पे आर्गन है, समझ आ रहा है। तो नोबल गैसेस वर नॉट देयर एट दैट टाइम, एंड आफ्टर देयर डिस्कवरी व्हेन दे वर प्लेस्ड, the properties of every 8th element were not same as that of the property of the first element। तब तो मामला बिगड़ गया बिल्कुल, है ना। 8th एलिमेंट और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द नोबल गैसेस वर नॉट देयर एट दैट टाइम, आफ्टर देयर डिस्कवरी ऑक्टेव रूल फेल्ड, ये लिख सकते हो। तो ये फेल हो गया, बस, ज्यादा एलिमेंट्स के लिए भी नहीं था, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल फ्लॉप बात हो गई कि म्यूजिक से रिलेट करके एलिमेंट्स को की प्रॉपर्टी रिलेट करते, तो एक अर्लियर अटेम्प्ट था, क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, समझ आया। अगले टर्न पे अपन मेंडली पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी एक और चीज देखेंगे अपन, लूथर मेयर कर्व, ठीक है, जो कि उसके साथ ही मेंडली के साथ ही एक दूसरा क्लासिफिकेशन आया था, जो इतना फेमस ना हो पाया, लेकिन सवाल जरूर आते हैं इसमें। तो आई होप ये सभी के समझ में आ गया बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, अनवी, अंशिका, अलविया, सिद्रा, समझ में आया कि नहीं आया? कोई यस डाउट सर। इसमें? हाँ, तो नेक्स्ट टर्न पे अपन लोथर मेयर कर्व्स देखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा मेंडली पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जिसमें अपन को थोड़ा डिस्कस करना है। और आप लोग तो चैंपियन से मेंडली पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ा हुआ होगा आपने, है ना, तो अच्छा लगेगा अपन को पढ़ते हुए। देखो देखें अपन क्या नया सीखते हैं, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पता हो, ठीक है, लेकिन वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन एट दैट टाइम। अभी तक तो सब रैंडम ही चल रहा है ना। तो मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन।